इतना ही छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। ये भी थ्योरेटिकल समझना है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल आता है, तो इन सब में न्यूमेरिकल थोड़े बहुत देखेंगे हम लोग, और ये थ्योरेटिकल टॉपिक देखेंगे। आज का यही क्लास है और इसी के साथ ऑसिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड हो जाएंगे। देखो भाई, फेज और फेज डिफरेंस बहुत सारे लोग बात उतना नहीं करते, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 12th में भी, 11th में भी, और आगे भी हम लोगों का काम आता रहेगा। इसलिए अभी हम लोग जो डिस्कशन कुछ किए थे लास्ट क्लास में, फेज के बारे में समझा था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने हैं। तो चलो भाई, हम लोग फेज के बारे में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फेज बताया था स्टेट ऑफ वेरिएशन, सबको याद होगा। फेज रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ वेरिएशन। मान लो हमारा इक्वेशन बनता है, मान लो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। y मतलब है y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट। x लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट से डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, y लिख रहे हैं तो y से डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझो, y एक्सिस के अलोंग। तो मीन से y डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। x एक्सिस पे होगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ध्यान देना सारे लोग, और ये x एक्सिस पे ऐसे, ये मान लो x इज इक्वल टू 0 है, इधर हमारा x एक्सिस है। तो इसका हम लोग इक्वेशन जब लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज x पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, ये x एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी से लिखेंगे। a sin ओमेगा टी तब लिखेंगे जब एट t इज इक्वल टू 0 हमारा मीन पे था। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, कब? जब t इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था। तो इसमें x डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए x एक्सिस की तरफ दिखाएंगे। अब मान लो यही वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम होता भाई, और जब वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम हो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि y एक्सिस पे वाइब्रेशन होगा, ऐसे वाइब्रेशन होगा। ऐसे कंडीशन में लिखेंगे तो मीन से, मीन मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये y इज इक्वल टू a है प्लस a, मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये y इज इक्वल टू माइनस a हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव y एक्सिस। और ऐसे कोई जब इक्वेशन लिखेंगे मीन को क्रॉस कर रहा हो, a sin ओमेगा टी से दिखाएंगे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ हो t इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो t इज इक्वल टू 0 पे, तो y इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन लिखना तो भाई अपने हाथ में होता है, आप t इक्वल टू 0 पे कहाँ समझ रहे हो उस हिसाब से इक्वेशन बन जाएंगे। तो वर्टिकल ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो ऐसे, z एक्सिस पे होगा तो z कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ये बात तो आप समझते हो भाई। तो यहाँ पे मैं y भी लिख सकता हूँ, तो y क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है भाई, जिधर हो रहा हो उधर के लिए आप लिख सकते हो, z एक्सिस पे हो, x एक्सिस पे हो, y एक्सिस पे हो। इधर ये एम्पलीट्यूड, y का मैक्सिमम वैल्यू, y मैक्स यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इज एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोला ही था, और ये पूरे को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं फेज। इस फेज में दो पार्ट है भाई, एक टाइम वेरिंग पार्ट है, इसको बोलते हैं टाइम वेरिंग पार्ट। ओमेगा टी टाइम के साथ बदल रहा होगा, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो ये ओमेगा टी प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। दूसरा है कांस्टेंट पार्ट, जो कि डेल्टा या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम था क्या? फेज कांस्टेंट। इसका नाम था फेज कांस्टेंट, और भी नाम बताया था इनिशियल फेज, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे फेज हमारा डेल्टा हो जाएगा। t इक्वल टू 0 अगर रखें तो फेज पूरा हमारा फेज डेल्टा बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल फेज। ये सब बात हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया था। इसका तीसरा नाम इपोक भी है, कम चलता है, मेनली फेज कांस्टेंट एंड इनिशियल फेज चलता है। ओमेगा टी इज टाइम वेरिंग पार्ट ऑफ अ फेज, टाइम वेरिंग पार्ट ऑफ फेज है ये, कोई बात नहीं है, रहे टाइम वेरिंग पार्ट। टाइम के साथ ये बदलता रहता है, बिल्कुल भाई, टाइम के साथ ये चेंज होता रहेगा, और इसलिए y का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। और इसको अगर हम लोग टाइम के साथ प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू, और इधर टाइम के साथ प्लॉट करें तो ये इस तरह से देख रहे हो, a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। डेल्टा का वैल्यू 0 भी हो सकता है,
π/2 हो सकता है, π/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। मान लो ये डेल्टा का वैल्यू 0 हो तो ये वाला हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू कुछ होगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जो भी है, मान लो डेल्टा का वैल्यू 0 है, ये हमने लिखा a sin ओमेगा t, ये है। टाइम के साथ बदल रहा है भाई, ये टाइम के साथ फेज बदल रहा है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतेगा ये फेज इसका चेंज होता जाएगा। ये हो गया फेज, यहाँ पे फेज चेंज होगा। जब फेज 0 है तो y भी 0 होगा। जब फेज π/2 हो जाए, पूरा फेज π/2 हो तो साइन π/2 मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये इस समय ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, क्योंकि ये ओमेगा टी जो है टाइम के साथ बदलता रहेगा। 0, π/2, π, 3π/2, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये चेंज होता रहेगा। इस तरह से 0.5 π/2 मतलब 0.5 पाई हो गया, ये हो गया 1.5 पाई, फिर ये हो गया 2 पाई, फिर हो गया 2.5 पाई, फिर हो गया 3 पाई, उसी तरह से 3.5 पाई। इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ओमेगा टी का वैल्यू इस तरह से हमारा चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा होता रहेगा। इसलिए जब ये ओमेगा टी जो फेज है अभी वो अगर 0 है तो उस समय ये कंडीशन है। जब ये π/2 हो जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, मतलब ये है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ पहुँच जाएगा, और अगर ये है SHM तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब यहाँ पहुँच जाएगा। कब भाई? जब हमारा फेज π/2 हुआ तब, और इक्वेशन हमारा a sin ओमेगा टी है, तो उस कंडीशन में जब π/2 हुआ तो ये मैक्सिमम पे पहुँच गया। जब ये फिर ये पाई बनेगा तो साइन पाई 0 होता है भाई, साइन पाई 0 होता है तो 0 पे आ जाएगा। 3π/2 पे साइन 3π/2 हमारा -1 होता है, साइन 3π/2 इज इक्वल टू -1, तो -1 होगा तो यहाँ पहुँच जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो ये भी पहुँच जाएगा अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ये भी पहुँच जाएगा अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे। इस तरह से फिर थोड़े टाइम के बाद ये मीन पे आ रहा है, मीन्स ये नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे आ गया, ये भी नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे आ गया इस टाइम पे। फिर देखो थोड़े टाइम के बाद ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये वाला जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इस कंडीशन में साइन ओमेगा टी जो होगा +1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया भैया। ये देखो ये पाई है, ये 3π/2 है, ये हमारा 2 पाई है, ये हमारा 5π/2 है, ये हमारा 3 पाई है, फिर 0 हो जाएगा। फिर 3.5 पाई पे हो जाएगा, ये 3.5 पाई पे हमारा -1 हो जाएगा, 4 पाई पे फिर 0 हो जाएगा, फिर 9/4 पाई है, 9/2 पाई मीन्स 4.2 पाई, उस पर फिर मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स x और y जो भी डिस्प्लेसमेंट है, कभी पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन नेगेटिव एक्सट्रीम, इस तरह से चलता रहता है। फेज होता था, फेज समझे थे हम लोग। इससे क्या होता है, जो वेरिएशन हो रहे हैं x है या y है, जो भी वेरिएशन हो रहे हैं वो किस स्टेट में, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, और उसके बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी होता रहता है। तो फेज से हमें जो वेरिएशन हो रहे हैं उसके स्टेट के बारे में पता लगता है कि ये जो वेरिएशन x का है या y का है या वेलोसिटी का वेरिएशन है वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव मैक्सिमा पे है या मीन पे है या नेगेटिव मैक्सिमा पे, ये सब पता लगता है। सो फेज रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ वेरिएशन, लास्ट क्लास में बताया था। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो थोड़ा सा हम लोग बात करें, जब भी दो वेव होंगे उनमें फेज डिफरेंस की बात करेंगे। तो एक है मान लो हमारा a sin ओमेगा टी। अच्छा भाई, तो a sin ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे हो गया टाइम के साथ y1। दूसरा वेव है मान लो y इज इक्वल टू, दूसरा वेव है हमारा वो है y2 इज इक्वल टू b, और ये हो गया साइन ओमेगा टी, फेज वही और प्लस π/2। अगर ऐसा हो जाए तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ध्यान से आप समझ लो, ये एक बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट है जो मैथ्स हो या ना हो सबको पता होना ही चाहिए, सबको पता होना ही चाहिए। क्या भाई? तो अगर साइन एक्स ये है, अगर साइन एक्स का ग्राफ ये है या साइन थीटा का ग्राफ ये है, कुछ भी ले ले, एक्स लें या थीटा लें। अब एक्स लेंगे तो बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट, ये सर लिखने लग गए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं भैया,
मान लो हमने साइन थीटा ही ले लिया, साइन थीटा थीटा के टर्म में लिख रहे हैं या साइन टी लिख रहे हैं, चलो साइन टी कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। साइन टी टाइम के साथ हमारा चेंज भी हो रहा है, यहाँ भी टाइम के साथ। मान लो साइन टी का ग्राफ ये है, ध्यान देना सारे लोग, अगर साइन टी का ग्राफ ये है तो साइन टी प्लस π/2 का ग्राफ क्या होगा? साइन टी प्लस π/2 का ग्राफ क्या होगा? तो जब साइन टी का ग्राफ पता है ना, तो साइन टी प्लस π/2 का ग्राफ प्लॉट करने हो, साइन टी प्लस π/4 का ग्राफ प्लॉट करने हो, साइन टी माइनस π/2 का ग्राफ प्लॉट करने हो, या साइन टी माइनस पाई का ग्राफ प्लॉट करने हो, या साइन टी प्लस पाई का ग्राफ प्लॉट करने हो, इन सब में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जो साइन टी है ना वही ये सब भी है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है, याद रखना। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का एक पार्ट जो भी यूज होना है वो मैं बता रहा हूँ। साइन टी का अगर ये ग्राफ है तो साइन टी प्लस π/2, साइन टी प्लस π/2 मतलब जो एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है टी में कुछ ऐड कर दिया तुमने, ऐड कर दिया भैया, तो ग्राफ जो साइन टी का होता था वैसा ही रह जाएगा, सिर्फ π/2 से। साइन टी प्लस π/2 का ग्राफ प्लॉट करना है तो साइन टी वाला जो ग्राफ है वही ग्राफ रहेगा, π/2 से बस लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? π/2 से। t प्लस π/2 कर दिए तो साइन टी वाला ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो π/2 से। π/2 पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, ये है 5π/2, ये है 3π, ये है 7π/2 यानी कि 3.5π, ये है 4π, तो ये है 4.5 मीन्स 9/2π। इस तरह से ये है, ये 0 है। मैं कह रहा हूँ कि भैया इसका ग्राफ t प्लस π/2 का ग्राफ क्या होगा? तो साइन t प्लस π/2 का ग्राफ होगा। इसी ग्राफ को π/2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, π/2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, तो इसको π/2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो सोचो π/2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0 से जो स्टार्ट होगा वो इधर से स्टार्ट होगा, -π/2 से स्टार्ट होगा। π/2 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, जो π/2 पे था वो यहाँ पे अब 0 पे ही होगा। π/2 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तो ये किसका ग्राफ बन गया भाई? तो ये ग्राफ बन गया है तुम्हारा इसका, साइन टी प्लस π/2, साइन टी प्लस π/2। प्लस करने का मतलब है π/2 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो ग्राफ में। प्लस π/4 अगर करना हो, ध्यान देना, अगर हम लोग प्लस π/4 करना चाहते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो जो साइन टी का ग्राफ होगा वही ग्राफ ये हो जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा? π/4 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। जो ओरिजिनल साइन टी का ग्राफ होता है उसको π/4 से ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस π/4 कर रहे हो। टी में प्लस π/4 कर रहे हो तो π/4 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करो। तो π/4 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे इस ओरिजिनल को, तो ये π/2 था, ये π/4 यानी कि ये -π/4 हो गया। इस तरह से ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हुआ, ओरिजिनल जो था हमारा ये ग्रीन वाला, उससे कितना शिफ्ट हुआ भाई? तो उससे सिर्फ π/4 का शिफ्ट हुआ। जबकि पहले वाला जो ग्राफ था ये पहले से π/2 शिफ्ट हुआ था, π/2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप सोचेंगे ऐसा क्यों शिफ्ट होता है? तो भैया अभी तो आप फैक्ट की तरह याद रखो, मैथमेटिकल बनोगे तो आप खुद ही एनालाइज करके समझ लोगे। साइन टी का मैक्सिमम +1 कब होता है? जब ये π/2 होता है, π/2 पे ये +1 होता है। ठीक है भाई, साइन t = π/2 पे +1 होता है। तो ये बताओ ये कब +1 होगा? साइन t प्लस π/2 ये +1 कब होगा? t = 0 पे।
t इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ये वाला तो भैया t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे +1 होगा, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे +1 होगा, लेकिन ये कब होगा? ये t इक्वल टू 0 पे ही +1 होगा। देखो यही काम हुआ है। ये जो t प्लस पाई बाई 2 वाला था, ये t इज इक्वल टू 0 पे ही प्लस पाई बाई 2 है, जबकि ओरिजिनल जो हमारा साइन t था ग्रीन वाला, वो हमारा पाई बाई 2 पे +1 होगा। ठीक है भाई, अब बताओ ये हमारा -1 कब होता है? साइन t -1 कब होता है? जब ये 3 पाई बाई 2 होता है। साइन 3 पाई बाई 2 ये पाई है और 3 पाई बाई 2 पे ये -1 होता है। ये 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है, ये कब माइनस होगा भाई? तो ये तो t इक्वल टू पाई पे ही हो जाएगा -1, क्योंकि टोटल चाहिए 3 पाई बाई 2, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 होता है -1, टोटल चाहिए 3 पाई बाई 2, तो ये जब t पाई होगा तभी हो जाएगा ये। इट मीन्स ये जो है वो 3 पाई बाई 2 टाइम पे -1 होगा, लेकिन ये t इक्वल टू पाई पे ही -1 हो जाएगा। देखो प्लस पाई बाई 2 वाला t इज इक्वल टू पाई पे ही ये -1 हो गया, लेकिन ये जो ग्रीन वाला ओरिजिनल था वो 3 पाई बाई 2 पे जा करके -1 हुआ और ये पाई पे ही -1 हो गया। इसका कुछ मतलब है समझने का कोशिश करें, हालांकि स्कूल वाले इस लेवल पे नहीं उतना कराते। मतलब ये है कि इन दोनों में कंपेयर करो साइन t और साइन t प्लस पाई बाई 2, तो जो इसका हाल है वही इसका हाल होगा, लेकिन टाइम का डिफरेंस है। ये मैक्सिमम होता है, ये वाला जो मैक्सिमम होता है पाई बाई 2 पे, तो ये मैक्सिमम होता है t इज इक्वल टू 0 पे ही। मीन्स ग्रीन वाले का ही हाल तो ये ऑरेंज वाले का भी है, लेकिन ग्रीन वाला अपना पॉजिटिव मैक्सिमा आता है जिस टाइम पे, उसके पहले ही, उससे थोड़े टाइम पहले ही ये ऑरेंज वाला अपना मैक्सिमा पे है। ग्रीन वाला जब मिनिमा होता है उससे थोड़ा पहले ही ऑरेंज वाला मिनिमा हो जाता है। मतलब टाइम के मामले में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना मतलब पहले जो ग्रीन वाले का 5 बजे होगा, 5 PM होगा, वो ऑरेंज वाले का 4 बजे ही हो जाएगा, क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ है। इधर शिफ्ट होने का मतलब है जो 5 o'clock होने हैं, जो 5 PM पे होना है ग्रीन वाला ओरिजिनल साइन t को, वो ऑरेंज वाला थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो वो 5 बजे वाला हालत इसका 4 बजे ही हो जाएगा। ये टाइम के मामले में आगे चल रहा है, पहले चल रहा है, तो बोलते हैं कि ये लीड कर रहा है। ये लीड कर रहा है किसको? साइन t को। फेज ज़्यादा है मतलब लीड कर रहा है। एक साइन t है, इसका फेज t है, इसका फेज t प्लस पाई बाई 2 है। इट मीन्स दिस इज लीडिंग। ये लीड कर रहा है पाई बाई 2 से, इसको ये लीड कर रहा है पाई बाई 2 से, और पाई बाई 2 लीड करने का मतलब उसका ग्राफ पाई बाई 2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है जो ग्रीन वाले का हालत होता है वैसा ही ऑरेंज वाले का भी हालत होता है, लेकिन वो पहले होता है। लीडर मतलब पहले। लीडर जा रहा है रास्ते में, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या जिसका भी हो, लीडर आगे आगे, फॉलोअर पीछे पीछे। लीडर को आगे लड्डू मिलता है 4 बजे, फॉलोअर को मिलता है 4:05 पे, उससे पीछे वाले को 4:10 पे। डिफरेंस क्या है? सबको लड्डू मिलना है, सबको मिल रहा है लड्डू, लेकिन लीडर को पहले मिलेगा, फॉलोअर को थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा। वही काम हो रहा है। ऑरेंज वाले को पहले मैक्सिमा मिल गया, ग्रीन वाले को बाद में मैक्सिमा। ऑरेंज वाले को पहले मिनिमा मिल गया, ग्रीन वाले को बाद में मिनिमा। आगे जा रहा है लीडर, पीछे फॉलोअर जा रहा है। आगे डंडे पड़ रहे हैं, पुलिस मार रहा है, तो पहले लीडर को डंडे पड़ेंगे, फिर उसके फॉलोअर को पड़ेंगे। 6 बजे लीडर को पड़ा, 6:05 पे फॉलोअर को पड़ा, 6:10 उसके पीछे वाले को पड़ा। लीडर मीन्स टाइम के मामले में आगे। इसलिए इस 2 ग्राफ में आपको पता लग रहा है कि टाइम के मामले में पहले लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना मतलब पहले हो जाना। जो 6 बजे हो रहा था वो इसका 5 बजे ही हो जाएगा। इसलिए देखो, लीडिंग लैगिंग का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस में कोई लीड करता है, कोई लैग। 2 में कंपेयर करते हैं, कोई लीड करता है, कोई लैग करता है। पहले मोदी जी लैग करते थे, आज मोदी जी लीड कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाजपेयी जी पीएम थे बीजेपी के, तो मोदी उस समय लैग करते थे वाजपेयी जी के, क्योंकि टाइम के मामले में वो पहले थे। अब ये लीड कर रहे हैं, फिर हो सकता है कोई और पीएम बन जाए। तो भैया काम वही हो रहा है, सब वो पीएम ही बनना चाह रहे हैं, लेकिन कोई लीडर है, कोई लैग कर रहा है।
तो वैसे ही यहाँ पे भी है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब टाइम के मामले में पहले कर देना, 6 बजे वाला काम 5 बजे होगा। और अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर दे तो इसका मतलब जो तुम्हारा 6 बजे होना था वो अब तुम्हारा 7 बजे होगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट तो लैग करना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो लीड करना। लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब फेज ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्लस पाई/4 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, -π/2 किया तो इसको लैग कर देना है पीछे, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओरिजिनल को राइटवर्ड शिफ्ट कर दो π/2, साइन t को राइटवर्ड शिफ्ट कर दो π/2 से, ये मिल जाएगा। साइन t -π है तो साइन t वाला ग्राफ ही पाई से क्या करो, लैग कर दो। पाई से माइनस किया हो ना भैया, कम फेज मतलब लैग करना, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। पाई से लीड करा रहे हो इसको, साइन t के रिस्पेक्ट में फेज पाई ज़्यादा है तो साइन t वाला है ग्राफ, लेकिन पाई इधर कर दो, पाई से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। तो 3 चीज़ है। ग्राफ में बात करें, लीडिंग का मतलब है इन ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टाइम के मामले में बोलें तो अहेड इन टाइम, अहेड, इसको बोलते हैं अहेड इन टाइम या अहेड इन फेस, पहले हो जाएगा, पहले। और नॉर्मल लैंग्वेज में तो आप समझते ही हो भैया, लीड होना मतलब पहले हो जाना, लीड करना मीन्स पहले, लीडिंग मीन्स पहले। टाइम के मामले में अहेड इन फेज बोलें या पहले हो जाना, जो 4 बजे होना था वो 3 बजे होने लग जाएगा। तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो लीडर होता है वो पहले करता है, फॉलोअर बाद में करता है। इसको लिंक करो ग्राफ में, तो जो काम इसका है वही ग्राफ इसका भी है, लेकिन लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा ग्राफ में? जो साइन t जो भी तुम मैक्सिमा दिखाना चाहते हो 3π/2 पे, तो यहाँ मैक्सिमा तुम्हें t = 0 पे ही दिखाना पड़ेगा। इसको मिनिमा दिखाना चाहोगे 3π/2 पे, क्योंकि जब 3π/2 होता है साइन का एंगल तब ये -1 होता है। तो जब ये 3π/2 पे -1 होगा, यहाँ पे तो हमारा साइन पाई पे ही -1 हो जाएगा, क्योंकि पाई प्लस π/2 3π/2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। मीन्स लड्डू मिलना है तो भी ऑरेंज वाले को पहले मिलेगा, और डंडे पड़ रहे हैं तो भी ऑरेंज वाले को पहले पड़ेगा। इसको बोलते हैं लीड करना। और इसी का उल्टा होता है लैग करना। मीन्स ऑरेंज के रिस्पेक्ट में ये ग्रीन वाला लैग कर रहा है π/2 से, ऑरेंज वाला ग्रीन को लीड कर रहा है π/2 से। तो ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं, जिसका फेज ज़्यादा होगा प्लस वो लीड करेगा, जिसका फेज कम होगा वो लैग करेगा। तो ये वाला ये है लैगिंग बिहाइंड साइन टी। साइन टी को लैगिंग बिहाइंड है कितने से भाई? π/2 से। π/2 से लैग कर रहा है। और ग्राफ में राइटवर्ड शिफ्ट बाई π/2 इन द ग्राफ ऑफ साइन टी। साइन टी का ग्राफ को हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट कर दें मतलब डिलेड कर दिए। राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स डिलेड करना। तो जब माइनस करेंगे, कम फेज करेंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट डिलेड हो जाए भाई, ज्यादा फेज करोगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट अहेड इन फेज। कुछ समझ में आया भाई? यस सर। बोलो भाई पहलवान, कुछ समझ में आया? लीडिंग लैगिंग ये तो भी स्टार्ट हुआ ABC, इसके आगे तो हम लोगों को बहुत पढ़ रहे हैं। लेकिन अभिषेक क्लियर हुआ भाई? जिज्ञासा, जितेश बोलो भाई। यस सर। कई बार आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको पता होना चाहिए कौन लीड कर रहा है। तो जो पहले होगा, टाइम के मामले में पहले हो जाना, वो लीड कर रहा है। डिलेड हो जाना, अब टिकट काउंटर पे खड़े हो भाई, चाहिए हमें मूवी देखना, टिकट कराने आए हुए हैं भाई, आप इंचार्ज हो, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है भाई। तुमने देखा कि भाई मेरा जान पहचान का है, इसको अभी ये 20 नंबर पे है, इसको आगे कर देते हैं। तो 20 नंबर पे है, उसको 720 में मान लो मिलेगा टिकट, आप उसको निकाल करके आगे कर दिया, अरे भैया मेरी रंगदारी है, ये यहाँ रहेगा,
सेकंड नंबर पे ले आए। इसका मतलब 720 पे जिसको मिलना था वो 715 पे ही उसको मिल जाएगा, वो लीड कर गया। और तुमने उसको किसी को निकाल के और पीछे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लैग हो गया, उसको टाइम के मामले में पीछे चला गया। तो वैसे ही ग्राफ में, इक्वेशन में ज़्यादा फेज मीन्स लीडिंग, इन दोनों में ये लीड कर रहा है π/2 से। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में कौन लीड कर रहा है भाई, तो ये t + π/2, ये t + π/4 है, मीन्स इससे π/4 ये ज़्यादा है, तो ये वाला इसको लीड कर रहा है π/4 से। मीन्स इन दोनों का ग्राफ में अगर देखेंगे तो इस ग्राफ को π/4 लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे तो ये मिलेगा, क्योंकि ये t + π/4 है और ये t + π/4 + π/4 है। मीन्स ये जो फेज है वो तो है ही, इसमें π/4 ज़्यादा है, इसलिए ये लीड कर रहा है इसको π/4 से। तो बस एंगल देखो, एंगल में डिफरेंस इज नोन एज फेज डिफरेंस। ज़्यादा एंगल ज़्यादा फेज तो लीडिंग, कम फेज तो लैगिंग, सेम फेज तो नो लीडिंग लैगिंग। लीड करना मतलब टाइम के मामले में पहले होना, लीडर बनता है, और लैग करना मीन्स टाइम के मामले में और डिलेड हो जाना, काम वही होगा बट डिलेड हो गया। तो ये एक्सक्यूज मी, फेज डिफरेंस का मीनिंग हुआ। अब एक फैक्ट जरा देखो, याद रखना शॉर्टकट के लिए। मैंने लास्ट क्लास में भी जाते जाते बोला था, वन टाइम डिफरेंशिएशन, एक बार आप डिफरेंशिएट करते हो साइनोसॉइडल फंक्शन को, वन टाइम डिफरेंशिएशन नोट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन मतलब साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइनोसॉइडल फंक्शन मेक द रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट आया, जो तुम्हारा डिफरेंशिएट करने के बाद आया रिजल्टेंट, अहेड इन फेज किसके रिस्पेक्ट में भाई, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस, जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था, यानी कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फंक्शन बाई π/2। एक बार डिफरेंशिएट करो तो जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में π/2 अहेड होगा, आगे हो जाएगा फेज में। कैसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है a sin ωt, अगर तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है dx/dt, तो ये क्या होता है भाई, तो a ओमेगा और cos ωt होता था, डिफरेंशिएट किया था इसको। अब इन दोनों में अगर मैं फेज का कंपेयर करूं तो वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को लीड करेगा π/2 से। डिफरेंशिएशन किया है मतलब लीड करेगा। कैसे, वो देखो, a ओमेगा, इसको लिख सकता हूं मैं sin ωt + π/2, ये मिला तुम्हें sin ωt + π/2, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एक है हमारा x = a sin ωt। सारे लोग ध्यान से देखें भाई, बिल्कुल मैथमेटिकल है ये, और इसको जो लोग इसको ओवरलुक करेंगे, स्कूल वाले तो इसको कर देते हैं ओवरलुक, बोलते हैं भैया कि इसमें जो कराया है वही पूछेंगे, बस इतना बोल के वो तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन आप आगे के लिए फंस जाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 12th में और आगे इंटरेस्ट में काम आता है वो होता है मैकेनिक्स एंड SHM वेव, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। देखो भाई, एक बार डिफरेंशिएट किया तो देखो, जब भी तुम्हें फेज कंपेयर करने हो दो इक्वेशन में, ध्यान देना, फॉर फेज कंपैरिजन, जब भी फेज देखना चाहते हैं कि दोनों में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो फेज कंपेयर करने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड पहले करने होंगे, तब तुम देखोगे फेज डिफरेंस। क्या भाई, सबसे पहला ये कि सेम साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए, दोनों का साइनोसॉइडल फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर ये साइन है तो तुम इसको भी साइन रखो, कॉस रख करके कंपेयर नहीं करेंगे कि फेज देखने आ रहे हैं, ये ωt है, ये ωt है, सेम फेज हो गया, ऐसा नहीं। साइन है तो साइन रखो, सेम साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए, नंबर 1 बात, सेम साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात क्या भाई, सेम साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन है तो साइन ही रखेंगे। दूसरी बात, सेम साइन ऑफ कोफिशिएंट,
जो इन फंक्शन का कोफिशिएंट है, ये है, उसका साइन सेम होना चाहिए। पॉजिटिव है भैया तो पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं लाएंगे। निगेटिव है तो उसको इधर एडजस्ट करो, लेकिन ये पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। सेम साइन होना चाहिए कोफिशिएंट का, तब आप कंपेयर करेंगे। सेम साइन सेम फंक्शन, और उसके बाद देखेंगे कि जो ओरिजिनल है ओमेगा टी, उसमें देखो कि क्या प्लस करना पड़ेगा या क्या माइनस करना पड़ेगा। अगर प्लस करना पड़ जाए तो लीड कर रहा है, माइनस करना पड़ जाए तो लैग कर रहा है। मीन्स जो ओरिजिनल फेज है, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ, जो ओरिजिनल फेज है वो तो है, उसके बाद प्लस माइनस क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है या माइनस करना पड़ रहा है और कितना करना पड़ रहा है। अगर π/2 प्लस करना पड़ रहा है तो लीड कर रहा है π/2 से, माइनस करना पड़ रहा है π/2 तो लैग कर रहा है π/2 से। तो ये तीन चीज़ तुम्हें देखने हैं भाई। जो ओरिजिनल फेज है वो तो रखने हैं। तो देखो भाई, यहाँ कंपेयर करने से पहले सारे लोग बिल्कुल इसको फिक्स कर लो। भले ही अभी के लिए शायद स्कूल में ओवरलुक्ड हो जाए, बट आपके फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग में बहुत आगे काम आएगा। सेम साइनसॉइडल फंक्शन जब भी कंपेयर करना हो तो देखो भाई, मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आया कॉस, तो कॉस आया तो अभी नहीं कंपेयर कर देंगे। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया डिफरेंशिएट करके, अभी नहीं कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो पहले तो साइन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेम साइनसॉइडल फंक्शन चाहिए। तो इसको साइन में कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करो। और जो कोफिशिएंट, अगर ये पॉजिटिव है कोफिशिएंट तो ये भी पॉजिटिव रहे, तो बिल्कुल भाई पॉजिटिव तो है ही। चलो, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, जो पहले फेज है वो फेज भी रखो, और उसके बाद देखो कि प्लस करना पड़ेगा या माइनस। तो उतना तो आपको भाई अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा ये क्या होता है भाई, तो ये होता है कॉस थीटा। तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है। इसलिए ओमेगा टी जो था वो तो रखा, उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, माइनस करने से बात नहीं बनेगी। आप सोचेंगे कि कॉस को साइन में ही कन्वर्ट करना था, तो ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन और π/2 माइनस ओमेगा टी ऐसे लिख दें। तो ऐसे लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि भैया जो ओरिजिनल फेज है वो तो तुम्हें लिखना ही है। तो ओरिजिनल फेज क्या था? ओरिजिनल फेज था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी पहले लिखो, माइनस ओमेगा टी मत करो। पहले तुम ओमेगा टी लिखो जो फेज था वो, उसके बाद देखो क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। ऐसे नहीं कर देंगे कि ओमेगा टी था यहाँ माइनस ओमेगा टी लिया है, माइनस ओमेगा टी नहीं लेना है। जो था ओरिजिनल फेज वो रखो, उसके बाद देखो क्या करना है, प्लस या माइनस। तो हमने जब π/2 जो हमारा ओमेगा टी है ओमेगा टी रखा, और उसका देखेंगे कि इसमें π/2 करना होगा या माइनस π/2 करना होगा। तो प्लस π/2 करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको काम कर सकते हैं तो करें, टाइम लगेगा। इससे अच्छा रेडीमेड हम लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं भाई कि एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब है ओरिजिनल जो फेज था उसमें π/2 ऐड करना, ये अहेड हो जाएगा फेज में। एक बार और इसको अगर डिफरेंशिएट करें, ध्यान देना, एक बार और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो एक्सेलरेशन मिलेगा। हमें एक्सेलरेशन मिलेगा तो ये क्या मिलेगा भाई, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ध्यान देना, यही होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा एक और आ जाएगा और ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 था तो प्लस π/2 ओमेगा टी आया। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करें, चलो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। आप डिफरेंशिएट इसको अगर करें तो ए ओमेगा ऐसे है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ये कॉस ओमेगा टी है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ज़्यादा अच्छा है। या तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको भी चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है। अगर इसमें इसको डिफरेंशिएट करना चाहो ठीक है भाई, कर लो डिफरेंशिएट, इसको भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, तो ए ओमेगा तो भाई एज इट इज कांस्टेंट था, कांस्टेंट रह गया। साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को क्या लिखेंगे भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/2 साइन जेड का जेड के ही रिस्पेक्ट में इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ओमेगा, ये आ गया। चलो, तो ये मिल गया हमें क्या भाई, साइन का होता है डिफरेंशिएशन कॉस, और ये मिल गया हमें, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो गया तुम्हारा कॉस ओमेगा टी प्लस π/2। अब ध्यान से देखो, इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कंपेयर करना चाहते हैं। अब कॉस है, यहाँ पे साइन रखना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए, और कॉस को जब भी साइन में कन्वर्ट करना होता है सेम फेज रख करके, तो भैया ये जो फेज है वो तो रखेंगे प्लस π/2।
और प्लस पाई बाई टू एक और ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और प्लस पाई बाई टू करेंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए और साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब देखो, अगर मैं कंपेयर कर, अभी इतना मैथमेटिकल तो आपको करने पड़ेंगे, तो इससे बचना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट याद रखना। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो पहले वाले फेज में पाई बाई टू ऐड हो जाएगा, अहेड इन फेज। एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो जो आएगा कोफिशिएंट वो तो आएगा, लेकिन पहले वाले फेज में पाई बाई टू और ऐड हो जाएगा। तो पाई बाई टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू पहले था, पाई बाई टू और ऐड हो गया, तो इसलिए पाई बाई टू से एक बार डिफ्रेंशिएट किया, पाई बाई टू फेज में आगे बढ़ा दो। अब कंपेयर करेंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी इन एसएचएम लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाई पाई बाई टू, लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू से लीड करता है, क्योंकि इसके फेज और इसके फेज में जो डिफरेंस होता है पाई बाई टू, ये अहेड हो जाता है फेज में। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो इसके फेज में पाई बाई टू और ऐड हो गया, इसके फेज में पाई बाई टू और ऐड हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन क्या, वेलोसिटी लीड्स एक्स बाई पाई बाई टू, नंबर 1 बात। एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाई पाई बाई टू, नंबर 2 बात। और एक्सेलरेशन लीड्स एक्स बाई पाई। ये क्यों भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन है, 2 बार डिफरेंशिएट किया है एक्स को, तब जाके मिला है। एक्स से वेलोसिटी लीड करता है, एक्स से वेलोसिटी लीड करता है पाई बाई टू से, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लीड करता है पाई बाई टू से, इसलिए एक्सेलरेशन एक्स को लीड करेगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, दैट इज पाई से। तो देखो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लीड कर रहा है पाई से, ओमेगा टी प्लस पाई। ऐसा बोल सकते हैं, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट लैग्स वेलोसिटी बाई पाई बाई टू एंड वेलोसिटी लैग्स एक्सेलरेशन बाई पाई बाई टू, ऐसे बोल सकते हैं भाई। मीन्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो इसलिए वेलोसिटी लीड करेगा पाई बाई टू से, एक बार और डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन लीड करेगा वेलोसिटी को पाई बाई टू से, इसलिए एक्सेलरेशन एक्स को लीड करेगा पाई से। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो ये तो लीडिंग लैगिंग वाली बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। एसएचएम में इससे कम पूछा जाता है, लेकिन आप शॉर्टकट में जरूर याद रखना, 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन मेक्स द रिजल्टेंट इक्वेशन अहेड इन फेज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल फंक्शन। पाई बाई टू से अहेड कर देगा फेज में, और अहेड का मतलब है टाइम के मामले में पहले हो जाना, लीड करा देना। चलो, इतना बात हम लोग समझ गए, बहुत बढ़िया काम कर दिया ये आपने, फेज़ वाली बात समझ गए। तो अब और क्या हम लोगों को पढ़ना था भाई? तो फेज़ के अलावा जो हम लोगों को पढ़ना था वो था कुछ न्यूमेरिकल। तो चलो भाई एक न्यूमेरिकल देखें और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम में रिलेशन देखें। चलो भाई पहले यही देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। तो इसका वीडियो भी मैंने दिखाया था तुम्हें बहुत पहले कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो और एक एसएचएम, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो और एक एसएचएम, तो दोनों में रिलेशन क्या है? ये मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला, तो देखो भाई अगर मैं बात करूं इसमें कि एक सेंटर से यहाँ t इक्वल टू 0 पे कोई ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ आ जाएगा, जब ये 90 डिग्री ट्रेवर्स कर लेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ आ जाएगा, थोड़े टाइम के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, इस तरह से ये काम होता रहेगा। ठीक है भाई, अगर ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है इस तरह से, ये t इक्वल टू 0 पे तो यहाँ था, ये सेंटर है वो यहाँ था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मान लो t टाइम के बाद ये यहाँ आ गया,
तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है रेडियल लाइन, ये कितना एंगल ट्रेवर्स करेगा भाई थीटा, तो ये थीटा होगा ओमेगा टी। क्यों भाई? क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी, अगर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो टी टाइम में तो थीटा अपॉन टी को ही तो बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो थीटा एंगल ट्रेवर्स किया टी टाइम में तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है भैया, ओमेगा टी एंगल ट्रेवल करके टी टाइम पे यहाँ पहुँचा। अब यही ओमेगा टी और आगे बढ़ेगा भाई, टी का वैल्यू जब और बढ़ेगा तो ओमेगा टी फिर पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर ये ओमेगा टी चलते 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 पाई हो जाएगा, फिर ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर ये 2 पाई भी होगा, फिर 2 पाई से आगे 2.5 पाई भी होगा, 3 पाई भी होगा, इस 3 पाई भी होगा, और फिर ये 3.5 पाई होते हुए 4 पाई भी होगा। सर चलता रहेगा भाई, सर्कुलर मोशन चलता रहेगा, टाइम के बाद ये चलता ही रहेगा। यह है प्योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अगर मैं बोलूँ टाइम पीरियड कितना है तो वो है 2 पाई बाई ओमेगा। ये तो होता ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं बात करूं कि अच्छा भाई ये ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तुम बता दो कि इसका अगर ये हम लोग ऑरिजिन लें और एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए जाएँ, क्या ले लिए जाएँ भाई, एक तो एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिए जाए। इधर मान लो एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया इस पे और इधर ले लिया वाई एक्सिस। अगर मैं बोलूँ कि इसका भाई ये पी पॉइंट पे पहुंच गया है टी टाइम पे एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम, सपोज करो ये जब पी पे पहुंचा हुआ है एट आर्बिट्रेरी टाइम, सर्कुलर मोशन हो रहा है भाई तो किसी टाइम पे कहीं ना कहीं तो होगा, तो एट आर्बिट्रेरी टाइम टी जो इसका थीटा होगा वो होगा ओमेगा टी, जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ओमेगा टी। अच्छा भाई, तो उस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट मैं जानना चाहता हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट उस समय कितना हुआ होगा और वाई कोऑर्डिनेट उस समय कितना हुआ होगा। तो भैया एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, ये है आर रेडियस का सर्कुलर मोशन, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एंगल है ओमेगा टी, ये है आर रेडियस, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस ओमेगा टी। बोलो होगा ना भाई, ये आर है ये ओमेगा टी है, तो ये बेस क्या होगा भाई, तो ये आर कॉस ओमेगा टी होगा, होगा कि नहीं। और ये वाला क्या होगा भाई, तो ये वाला हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अगर वाई कोऑर्डिनेट अगर बोलें तो वाई कोऑर्डिनेट होगा एंगल के सामने वाला जो है वो आर साइन ओमेगा टी। बोलो ये बात क्लियर हुआ। Yes, sir. अब देखो ये जब क्लियर हुआ ना तो इससे बहुत कुछ दिखना शुरू हुआ। नंबर 1 बात कि ये भले ही सर्कुलर मोशन कर रहा हो लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट एसएचएम कर रहा है। क्यों भाई, देखो एसएचएम का इक्वेशन है, आर तो भैया फिक्स्ड है 5 कॉस ओमेगा टी, ये एसएचएम का इक्वेशन नहीं है। और ये वाई कोऑर्डिनेट जो कि आर साइन ओमेगा टी है, ये भी एक एसएचएम का इक्वेशन है भाई, ये भी तो एसएचएम का इक्वेशन है। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इसमें एसएचएम कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी एसएचएम कर रहा है। आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है। स्प्रिंग 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 मीन पोजीशन, और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, इस तरह से इस पे वाइब्रेट कर रहा हो ये। अब देखो एक सर्कुलर मोशन जब यहां है तो तुम समझ लो कि ये वाला जो ब्लॉक है वो यहां है, थोड़े टाइम के बाद सर्कुलर मोशन करता हुआ यहां आया तो समझो ब्लॉक यहां है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां है भाई। जब ये सर्कुलर मोशन करता हुआ इधर से यहाँ आया तो समझो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, ब्लॉक यहाँ है। ये यहाँ आया तो उस समय ब्लॉक यहाँ है। जब ये यहाँ आया इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ मतलब ब्लॉक यहाँ है। जब यहाँ आया तो दोनों यहीं हैं। फिर ये आगे बढ़ा भाई, यहाँ पहुँचा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और आगे बढ़ा इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है।
और आगे बढ़ा इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, और आगे बढ़ा इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, और आगे बढ़ा तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है। मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्योंकि देखो ध्यान से, जब ये सर्कुलेटिंग पार्टिकल यहाँ है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, ये है। जब सर्कुलेटिंग पार्टिकल यहाँ था एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ है। मान लो मैं एक काम करूं कि इधर से लाइट थ्रो कर दूं और ये सर्कुलेटिंग पार्टिकल का इस पे शैडो बनेगा, सर्कुलेटिंग पार्टिकल का इस पे शैडो बनेगा। इधर से लाइट थ्रो कर देते दोनों तरफ से, वर्टिकल लाइट, इसका शैडो यहाँ है। तो देखो पार्टिकल जब यहाँ है शैडो भी यहाँ है, पार्टिकल जब यहाँ आया शैडो यहाँ आया। एक पेन से मैं दिखा रहा हूँ सर्कुलर मोशन और इस फिंगर से दिखा रहा हूँ मैं इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, इसका समझो कि एक्स कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूँ। ये यहाँ है, दोनों एक ही पॉइंट पे। ये जैसे जैसे यहाँ आया, अब देखो ये क्या कर रहा है, मीन पे आया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अब यहाँ देखो नेगेटिव एक्सट्रीम पे आया। जब ये इधर चल रहा है तो ये इस तरह से मीन पे आया, और जब ये यहाँ आया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आया। फिर ये ऐसे ऐसे चल रहा है भाई, ऐसे ऐसे चल रहा है, दोनों एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे। फिर ये ऐसे ऐसे चलते हुए पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। इस तरह से ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मीन्स जितने टाइम में ये एक सर्कुलेशन कर रहा है उतने टाइम पे इसका एक्स प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू देखो आर कॉस ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पे कॉस ओमेगा टी 1 होता है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू आर है, एक्स इज इक्वल टू आर है टी इक्वल टू 0 पे। जैसे ही ये ओमेगा टी पाई होगा, पाई बाई 2 होगा, यहाँ आएगा पाई बाई 2 होगा तो कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और जब ये पाई बनेगा तो ये बन जाएगा -1, तो ये -1 बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस आर पे आ जाएगा। फिर ये 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। फिर ये 2 पाई पे 1 हो जाता है, फिर ये प्लस आर पे हो जाएगा। मीन्स ये एक एसएचएम है, और इतना एसएचएम तुमने पढ़ लिया कि ये इक्वेशन देख के बोल दोगे भैया कि ये एसएचएम है। और ये वाई कोऑर्डिनेट जो है ये भी एसएचएम है, मतलब इस पे देखें तो वो भी एसएचएम है। कुछ सोचो कि अगर ये सर्कुलर मोशन हो और हम लोग इस वाल पे, अब याद करो वो वीडियो भी जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और इधर हमारा वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम था। ये इस तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम था, याद होगा। ये अपना इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था। जब ये यहाँ है तो इसका ब्लॉक यहाँ है, यहाँ आया तो इसका ब्लॉक यहाँ पे आ गया था। जब ये यहाँ आया तो इसका टॉप पोजीशन यहाँ है। जब ये यहाँ आया तो इसका वर्टिकल यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की बात हुई, ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है। जब यहाँ आया तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है। यहाँ आया तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ ब्लॉक यहाँ आ गया। यहाँ आया तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है इधर। जब यहाँ है तो ये यहाँ है, ऐसे चल रहा है ये। यहाँ आया तो ये भी मीन पे आया, इस तरह से एक्सट्रीम पे आया, फिर ये ऐसे। सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, ये वाई कोऑर्डिनेट एसएचएम, दोनों में रिलेशन क्या है भाई? तो रिलेशन ये है, एक सेंटेंस को हजम करने के लिए इतना बात हम लोगों ने किया। रिलेशन ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन किसी एक डायमीटर पे, चाहे ये डायमीटर हो चाहे ये डायमीटर, किसी एक डायमीटर पे इसका प्रोजेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट देखें तो ये प्रोजेक्शन जो है इसका वो एसएचएम करता नज़र आएगा। वर्टिकल प्रोजेक्शन ले वो भी एसएचएम करता नज़र आएगा। अगर एक हम लोग ऐसे स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरह से ले लें तो ये भी हमारा एसएचएम करता नज़र आएगा। इसका प्रोजेक्शन भी एसएचएम करता नज़र आएगा, इसका प्रोजेक्शन भी एसएचएम करता नज़र आएगा। मीन्स कंक्लूजन पॉइंट क्या है? कंक्लूजन पॉइंट ये है, any SHM is equivalently projection of uniform circular motion, projection of a uniform circular motion on any of its diameter। डायमीटर के किसी भी डायमीटर पे प्रोजेक्शन ले लें तो वो एसएचएम रिप्रेजेंट होगा। किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर प्रोजेक्शन ले किसी,
अगर x कंपोनेंट ले ले, x कोऑर्डिनेट देखें या y कोऑर्डिनेट देखें, या इधर y एक्सिस ले लिया तो y कोऑर्डिनेट, इधर x एक्सिस ले लिया तो x कोऑर्डिनेट, वो क्या करेगा? SHM करेगा। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, इधर से लाइट थ्रो करो और ये वॉल हो जाए, तो इस वॉल पे इसका जो लाइट का जो शैडो बनेगा ना इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो SHM करता नजर आएगा। जब ये टॉप पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा शैडो, जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ आएगा शैडो, यहाँ आएगा तो शैडो यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा तो शैडो यहाँ है, यहाँ पे जब आएगा तो शैडो यहाँ, इस पे ये SHM करता नजर आएगा। फ्लोर पे शैडो ले लो इधर से लाइट थ्रो करके, तो फ्लोर पे भी ये SHM करेगा। तो एनी SHM, कोई भी SHM, दुनिया का जितना भी SHM है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, कोई भी SHM है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इमेजिन कर सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इस एक्सिस स्पेस डायमीटर पे प्रोजेक्शन जो है वही ये SHM है। तो दुनिया का हर SHM के कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्कुलर मोशन समझ सकते हैं कि उस सर्कुलर मोशन का ये किसी डायमीटर पे प्रोजेक्शन है, और उस सर्कुलर मोशन का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और इसका एंगुलर, इसका जो ओमेगा है SHM का ओमेगा, उसका दूसरा नया नाम दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका ओमेगा नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें ओमेगा का नाम है एंगुलर स्पीड। और जितना ये एंगुलर स्पीड से चल के एक सर्कुलेशन पूरा करेगा जितने टाइम में, उतने टाइम में इसका भी एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। एक्सट्रीम से चला, उधर एक्सट्रीम पे गया, वापस आ गया, एक साइकिल पूरा हो गया। इट मीन्स SHM का टाइम पीरियड वही होगा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम होता है 2π/ω, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डायमीटर पे प्रोजेक्शन ले तो वो SHM है। तो ये कोऑर्डिनेट देखना ही, ये कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन जो x कोऑर्डिनेट हो रहा है किसी टाइम पे क्या है, तो x a cos और r cos ओमेगा t है। तो ये ओमेगा t जैसे जैसे बढ़ेगा ये x कोऑर्डिनेट इसका SHM करता नजर आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी SHM करता नजर आएगा। तो आपने समझा रिलेशन क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और SHM का। हर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायमीटर पे प्रोजेक्शन एक SHM होगा, और हर SHM के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से होगा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वही इसका SHM होगा, और इसका जो रेडियस होगा वही इसका एम्पलीट्यूड होगा। SHM का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो टाइम पीरियड क्यों 2π/ω लेते हैं SHM में, वो समझ में आ गया। और ये अगर x इज इक्वल टू, देखो अगर x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t या a sin ओमेगा t या r sin ओमेगा t होता है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन लाते हैं तो वो आता था -ω²x। मीन्स कोई SHM अगर हुआ, टाइम पीरियड 2π/ω है, इक्वेशन हमारा साइन से लिखें या कॉस से लिखें, ये जरूर सेटिस्फाइड रहेगा, x डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ये। तो ओमेगा क्या है भाई, तो ओमेगा SHM में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हर SHM का अपना अपना कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हर SHM के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझ सकते हैं, और उसका ये एंगुलर स्पीड होगा। इसलिए दिस ω² इज कांस्टेंट फॉर ऑल SHM। हर के लिए अपना अपना ओमेगा है। आपने देखा ही, इसको यूज़ करके हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा निकाला तो √G/L आया, इसलिए तो टाइम पीरियड 2π/ω हुआ, तो टाइम पीरियड आ गया 2π √L/G, इस तरह से मिल गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ऑन एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज SHM। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो ये बात समझ गए। छोटा सा रिलेशन स्टार्टिंग में ही वीडियो इसका देख लिया था हम लोगों ने। अब क्या बचा भाई, तो अब हम लोगों क्या बच गया, एक न्यूमेरिकल जरा हम लोग देखें, एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखा जाए। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे कि कोई एक SHM है, ये है x इज इक्वल टू a/2, ये है x इज इक्वल टू a, ये है x इज इक्वल टू -a। तो अगर कोई बोले भाई कि x इज इक्वल टू 0 मीन से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बताओ।
find time taken for SHM with time period is equal to 12 सेकेंड। 12 सेकेंड का मान लो टाइम पीरियड है, SHM हो रहा है। फाइंड टाइम टेकन फॉर SHM with टाइम पीरियड दिस to move from mean position to x equal to half of amplitude। और ये भी पूछा जा सकता है कि from x is equal to a by 2 to x is equal to a, ये जानने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो एनालिटिकल मेथड और एक रेडीमेड फॉर्मूला आप याद रखेंगे, रेडीमेड चीज़ याद रखेंगे। क्या भाई? ऑब्जर्वेशन, कुछ तो ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस। देखो, कोई SHM अगर होता है, ध्यान देना सारे लोग, कोई SHM अगर होता है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू प्लस a है, ये x इज इक्वल टू माइनस a है, निगेटिव एक्सट्रीम। तो भैया देख लो, यहाँ से स्टार्ट हो तो ये यहाँ जाए, फिर ये वापस यहाँ जाए और वापस यहाँ आ जाए, ऐसे चला, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पे आकर रुक गया। तो दिस इज नोन एज वन साइकिल, और इसमें टाइम पीरियड लगता है t, और इसको बोलते हैं वन साइकिल। बिल्कुल बोलेंगे। मीन से चला, एक्सट्रीम पे गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर मीन पे आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम गया, फिर मीन पे आ गया, इसको एक साइकिल बोलेंगे। इसमें टाइम लगेगा t। या फिर एक एक्सट्रीम से चला और इस एक्सट्रीम पे आकर वापस इसी एक्सट्रीम पे पहुंच गया, इसको भी वन साइकिल बोलेंगे। ये भी क्या है? ये वन साइकिल है। एक्सट्रीम टू सेम एक्सट्रीम, वन साइकिल, ये भी हुआ वन साइकिल। और इसमें भी टाइम कितना लगेगा भाई? t टाइम लगेगा। अच्छी बात है। अच्छा भाई, अब ये सोचो कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, फिर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, वो था t। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा t/2, और यहाँ से यहाँ भी जाना हो तब भी लगेगा t/2। बोलो, क्लियर है? एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? t/2। या निगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएंगे तो भी टाइम लगेगा t/2, क्योंकि ये हुआ कितना भाई? तो ये हुआ हाफ साइकिल। बोलो ठीक है? इसमें भी लगेगा t/2 और इधर भी t/2, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस a टू x इज इक्वल टू प्लस a, t/2 टाइम लगेगा। या x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू माइनस a में टाइम लगेगा t/2। बोलो, क्लियर है? बोलो भाई। जैसे इधर से इधर जाने में टाइम, वैसे उधर से इधर आने में। 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में आया, फिर रिटार्ड होके 0, फिर मैक्सिमम स्पीड आया, फिर रिटार्ड होके 0। तो जैसे इधर है मोशन, वैसे ही इधर है। बीच में ज़्यादा स्पीड, फिर बाद में कम स्पीड, 0 स्पीड, फिर बीच में ज़्यादा स्पीड, बाद में फिर कम स्पीड, 0 स्पीड। तो जैसे इधर का टाइम वैसे इधर का टाइम, टोटल टाइम लगता है t/2। इसलिए ये हमारा इधर टाइम और इधर टाइम इक्वल लगेंगे। इसलिए अगर ये 12 सेकंड है तो ये भैया लगेगा 6 सेकंड। t/2 मीन्स 6 सेकंड लगेगा। जो भी टाइम पीरियड है उसका हाफ टाइम लगेगा। ठीक है भाई। अब जरा देखो कि यहाँ से यहाँ जाने में t/2 टाइम लगता है, तो यहाँ से मीन तक जाने का टाइम, और मीन से यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है 0 स्पीड है, यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, यहाँ पे मान लो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, यहाँ मान लो 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। तो फिर यहाँ पे आएगा तो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जाएगा, फिर 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा। इस तरह चलेगा। तो इधर से जाने में टाइम टोटल, यहाँ से यहाँ जाने में t/2 लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम या यहाँ से यहाँ जाने का टाइम ये लगेगा t/4 टाइम। t/2 को डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, t/4 इधर, t/4 इधर, फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी t/4 लगेगा, और एक्सट्रीम से मीन तक आने फिर t/4 लगेगा। समझ गए? एक्सट्रीम तक जाओ, इधर एक्सट्रीम से वापस मीन तक जाओ, टाइम
t/4 लगेंगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्लियर है तो अब एक चीज़ और समझो। अब हम लोग मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये है x = a/2, ये है x = a, ये है x = 0 मीन। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम ये इक्वल नहीं होगा। ये वाला टाइम होता है t/12 और ये वाला टाइम होता है t/6। यही मेन चीज़ है, याद रखना। ये t/12 है और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t/6 है। इसलिए जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि मीन से a/2 जाने में, तो मीन से a/2 जाने में t/12 टाइम लगता है और a/2 से a जाने में टाइम t/6 लगता है। इसलिए 12 सेकंड का टाइम पीरियड था तो 1 सेकंड लगेगा और इधर 12/6 करेंगे तो यहाँ पे 2 सेकंड लगेगा। तो आंसर तो यहाँ पे फटाफट मिल जाएगा। आप सोचेंगे ये सब कहाँ से आया रिजल्ट, तो रिजल्ट तो मैं बता दूंगा कैसे आया, लेकिन याद जरूर ये रखना है, ये सारे तो ऑब्जर्वेशन हैं कि भैया पूरा साइकिल का टी है तो एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम हाफ होता है, इधर से इधर जाए तो भी हाफ होगा। या फिर हम लोग बोले कि भाई यहाँ से यहाँ चल करके वापस यहाँ आए तो ये भी हाफ ही होगा। मतलब ये समझ लो कि ये हाफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम है, या फिर बोले मीन टू मीन, ये भी हमारा हाफ साइकिल ही हुआ। मीन से एक्सट्रीम जाओ और फिर से वापस मीन आओ, ये भी हाफ साइकिल ही है। ये भी यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से वापस यहाँ आओ, ये भी हाफ साइकिल ही है। तो हाफ साइकिल में भैया t/2 टाइम लगेगा। सिमेट्रिकल होना चाहिए। यहाँ देखो, फिर यहाँ t/4 टाइम लगा, t/4 टाइम लगा, क्योंकि देखो 0 से स्पीड 30 तक, फिर 30 से 0 तक, तो जो इधर से जाने का टाइम लगेगा उधर ही से आने का टाइम वही लगेगा। जैसे ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ऐसा। तो 0 से 30 का स्पीड, 30 से 0 का स्पीड, सेम टाइम लगेगा इधर और इधर। इधर एक्सेलरेटेड मोशन तो इधर रिटार्डेड मोशन, इधर एक्सेलरेटेड तो इधर रिटार्डेड, ये t/4 टाइम लगेगा। लेकिन ये वाला टाइम अलग अलग होता है। क्यों होता है वो जरा समझो। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड थोड़ा कम हो गया, यहाँ स्पीड थोड़ा और कम हो गया, यहाँ स्पीड थोड़ा और कम हो गया, यहाँ स्पीड थोड़ा और कम हो गया, यहाँ स्पीड आकर के 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ जो डिस्टेंस है a/2 का वो हायर एवरेज स्पीड से चला जा रहा है। 30, 20, 15, तो एवरेज स्पीड 20 का आ रहा है। यहाँ पे 15, 10, 5, 0 एवरेज आ रहा है मान लो 7 का। तो यहाँ 15 एवरेज है, यहाँ 7 एवरेज है। तो इससे ये जो है एवरेज स्पीड कम है, यहाँ एवरेज स्पीड ज़्यादा है, इसलिए जल्दी कवर कर लेगा उतना ही डिस्टेंस ये देर से करेगा। मतलब इधर से इधर डबल टाइम लगाता है। अगर आपको याद रखने में क्लू पॉइंट ये है कि इधर से इधर डबल टाइम लगाता है। तो अगर t/12 लगेगा तो इससे डबल टाइम इधर t/6 लगेगा, और टोटल मिल करके क्या होना है t/4। यहाँ से यहाँ हमारा t/12 हुआ, यहाँ से यहाँ हमारा टोटल t/4 हुआ। तो एक ही चीज़ बस ये याद रखो, आप खाली ये याद रखो कि t/12 होता है मीन से ये a/2 तक जाने का। खाली ये याद है भैया कि t/12 है, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे भाई? तो टोटल t/4 है, उसमें से t/12 निकाल लो, t/4 में से t/12 निकाल लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा t/6। इधर का टाइम इंटरवल मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये t/12 कैसे आया। ये तो तुम्हें क्लियर हो गया ना। इंफॉर्मेशन तो मिल गया क्या होता है। t/4, 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 t/4। लेकिन इसको जब ब्रेक करेंगे तो इधर पूरे का हाफ टाइम इधर कम लगेगा, इससे डबल टाइम इधर लगेगा, क्योंकि इधर एवरेज स्पीड कम होता है। तो इधर क्या है, एक खाली याद रखो t/12, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। ये कैसे t/12 हुआ तो देखो, ध्यान से सारे लोग समझना। लेट x = a sin ωt, इसको लेके चलते हैं। अगर x = a sin ωt लेकर चलते हो तो भैया ये t = 0 पे कहाँ है? इट मीन्स एट t = 0, x = 0 है, एट मीन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी SHM के लिए हम लोग मीन पे आ गए। ध्यान देना सारे लोग, t = 0 पे यहाँ है,
मीन पे है। अब हमें निकालना है भाई, अब ये इक्वेशन लेके आगे चलोगे तो ये बताएगा कि अब x धीरे धीरे क्या करेगा भाई, तो धीरे धीरे बढ़ के पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होकर के मीन पे आएगा, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। यही तो ये कहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ये a/2 डिस्टेंस पे कब पहुंचेगा। इस मोशन को कंसिडर करना चाहते हैं। t=0 पे ये इक्वेशन कहता है कि यहाँ है। तो भैया इसी से पूछो कि भैया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट a/2 कब होगा। पुटिंग x = a/2 एंड सॉल्विंग फॉर t। सॉल्व कर लें t के लिए, ये कौन से टाइम पे होगे भाई, बता देगा ये। अच्छा भाई, तो x = a sin ωt होता है। हाँ भाई, हमें चाहिए कि x का वैल्यू a/2 कब हुआ। x जो बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है धीरे धीरे, x बढ़ रहा है, तो भैया x हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। तो हमारा a/2 ये किस टाइम पे हो रहे हो, यही तो पूछना है। तो x से पूछो भाई a/2 कब होगे। इसने बोला जब हमारा ये sin ωt, इसका मतलब हाफ हो जाए, क्योंकि x का वैल्यू a/2 रख करके टाइम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो भाई a कैंसिल होगा और ये हाफ हो गया sin ωt। मीन जब sin ωt हाफ हो जाएगा तो x = a/2 हो जाएगा। और sin ωt कब हाफ होता है, जब ωt क्या होता है भाई, हाफ कब होता है, बोलो sin 30 डिग्री पे हाफ होता है, मीन्स π/6 पे। 30 डिग्री मीन्स π/6। तो जब ωt हमारा π/6 हो जाए, ωt का π/6 होना मतलब t = π/6 ओमेगा होना, t = π/6 ओमेगा, π/6 और ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, इसलिए पाई हुआ शहीद और वैल्यू मिल गया हमें t/12। इसलिए t/12 टाइम पे ये a/2 पे x हमारा a/2 पे पहुंच जाएगा और t = 0 पे तो मीन पे था। इट मीन्स मीन से जाने का टाइम हमें t/12 मिल गया। बोलो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए आपको शॉर्टकट में ये याद रखना है कि t/12 टाइम इधर होता है, इधर जो होता है टाइम t/12 होता है। मीन से a/2 तक जाने का टाइम t/12 है। अब इधर का टाइम निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। ये वाला टाइम कितना होगा, तो ये वाला टाइम तो ये होगा t/4 टोटल टाइम होता है, उसमें से t/12 निकाल लिया, t/12 निकाल लेंगे, t/12 निकाल लिया t/4 में से तो मिल गया t/6। मीन्स ये शॉर्टकट में याद रखना कि इससे इधर डबल टाइम लगता है, इससे इधर डबल टाइम लगता है, क्योंकि इधर एवरेज स्पीड ज़्यादा होता है, इधर एवरेज स्पीड, इधर पेंडुलम जो होता है मीन के आसपास ज़्यादा स्पीड से चल रहा होता है, एक्सट्रीम पे आकर स्लो हो जाता है। इसलिए इधर का a/2 डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इधर का कम टाइम लगेगा, इससे डबल टाइम लगेगा। अगर इधर t0 टाइम लगेगा तो इधर 2t0 टाइम लगेगा, इधर t0 तो इधर 2t0। तो ये बात आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। अगर कोई बोल दे भैया कि x = a/2 से है, a से x = -a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, ये अगर पूछ दिया जाए, मीन्स x = a पॉजिटिव एक्सट्रीम से x = -a/2, -a/2 मतलब यहाँ हुआ। देखो ये x = -a है, ये x = -a/2 है, ठीक है, और ये x = a/2 है, ये x = a है। तो कह रहा है x = a से -a/2 मीन्स ये वाला टाइम बताओ। तो आप फटाफट कॉमन सेंस से बता दोगे। कैसे भाई, तो एक्सट्रीम से यहाँ तक जाने का टाइम लगेगा t/4 टाइम, एक्सट्रीम से मीन तक जाने का टाइम क्या है, t/4 टाइम है, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या होगा, मीन से a/2 तक जाने का टाइम t/12। इसलिए ये टाइम कितना हो जाएगा, तो ये टाइम इंटरवल हो जाएगा t/4 जो एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन तक का, और प्लस यहाँ से मीन से a/2 तक जाने का टाइम t/12। बस इन दोनों को ऐड कर देना है, मिल जाएगा। बोलो भाई क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes.
अब कोई बोले कि भैया ये बताओ कि x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू √3/2a जाने में कितना टाइम लगेगा? ये कैसे निकालेंगे? तो भैया इसका रेडीमेड तो नहीं है, रेडीमेड नहीं है, ये रेडीमेड नहीं हुआ। अब कोई बोल देगा a/√2 टाइम जाने x इक्वल टू a/√2 में कितना लगेगा, x इक्वल टू √3/2 में कितना है। तो जनरली a/2 वाले में पूछता है, इसलिए उसका रेडीमेड आप याद रख सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, तो वैसे ही x इक्वल टू 0 से करना है, साइन पकड़ लो भाई, 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये अपने आप। और हमें √3/2 है, तो भैया यहाँ पे रख दो √3/2 है। ये किस टाइम पे हो गए भाई, तो ये बता देगा तुम्हें, फिर वैसे ही सॉल्व कर देने पड़ेंगे। a कैंसिल होगा, √3/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब बताओ कितना होता है साइन ओमेगा टी? जब √3/2 हो जाए तो 60 डिग्री, यानी कि π/6। इट मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3। 60 डिग्री पे ऐसा होता है √3/2, तो ओमेगा टी इज π/3। इट मीन्स टी इज इक्वल टू π/3 ओमेगा, π/3 ओमेगा। तो π/3 और ओमेगा का वैल्यू रख दोगे 2π/t, क्योंकि हमें टी के टर्म में चाहिए। तो इससे मिल जाएगा हमें ये कितना भाई, तो t/6। तो ये टाइम हमें लगेगा t/6। कहाँ से कहाँ? मीन से √3/2a जाने में t/6 टाइम लगेगा। बस टाइम पीरियड का जो वैल्यू दिया रहेगा वो रख दोगे, मिल जाएगा। मीन से कहीं जाने का निकालना है तो भैया a sin ओमेगा t ले लो, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 पे मीन पे रखेगा तुम्हें। और अब जितने डिस्प्लेसमेंट पे जाना है वो रख दो वैल्यू और सॉल्व कर दो, मिल जाएगा मीन से उस डिस्प्लेसमेंट तक जाने का टाइम। बोलो भाई, इस तरह काम कर लोगे? मैथमेटिकल है ये पूरा चैप्टर, मैथमेटिकल है। Yes, sir. अब जो है थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक जो रह गए हैं वो देखा जाए। थ्योरेटिकल टॉपिक क्या रह गया भाई? फ्री फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट है ये जो छोटे सा सब टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है। तो मैं ये डिस्कस कर दे रहा हूँ थ्योरेटिकल बात, और आपको एक रिवीजन वीडियो भेजूंगा। रिवीजन मीन्स 2.5 घंटे का क्लास है ऑलमोस्ट, और उसमें पूरा ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड है। टोटल ऑसिलेशन जो कि हम लोग 6-7 क्लास लगा दिए, 7 क्लास, वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन है। ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन है। तो मैं आज का क्लास में पहले ये डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद ये आपको मैं भेज दूंगा रिवीजन क्लास, जो कि आप एक बार देख लेंगे तो पूरा ऑसिलेशन चैप्टर आ जाएगा। साथ में भेजूंगा होमवर्क, क्योंकि अब 3 दिन के बाद मैं टेस्ट लूंगा ऑसिलेशन की, तो इसलिए आज ये ख़त्म कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा बच भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये रिवीजन क्लास जो हम लोग भेजेंगे उसमें है पूरा ऑसिलेशन चैप्टर। तो इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क के थोड़े से क्वेश्चन डाउट डिस्कस कर दूंगा, डाउट जो आएगा वो डिस्कस कर दूंगा, और होगा टेस्ट। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग फ्री फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग फ्री ऑसिलेशन की बात करें। फ्री ऑसिलेशन नाम से ही क्लियर है, फ्री होके ऑसिलेशन हो रहा हो कोई। मीन्स एक पेंडुलम है, उसको मार दिया 2 जूल का, थप्पड़ मार दिया 2 जूल का, अब ये लेकर के 2 जूल अपना घूम रहा है। तो ये है फ्री ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं, और इसके फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर सिंपली फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल सकते हैं। फ्री ऑसिलेशन, तो फ्री किस चीज़ से, ये भी ज़रा ध्यान दो। फ्री किस चीज़ से भाई? ऑसिलेशन तो हो रहा है, फ्री क्यों बोल रहे हैं इसको? फ्री ऑसिलेशन क्यों बोल रहे हैं? फ्री फ्रॉम, ये किससे फ्री है? फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्स। कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। डिसिपेटिव फोर्स मतलब जो एनर्जी डिसिपेट करे, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्स, इसलिए ये आइडियल होता है। ये फ्री ऑसिलेशन जो है ना, ये आइडियल बात है, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है। कोई ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, कहीं ना कहीं डिसिपेटिव फोर्स है। अब तुम सोचोगे सिंपल पेंडुलम को एयर में मूव कराओगे तो एयर रेसिस्टेंस धीरे 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 इसे रोक देगा, फाइनली रुक जाएगा ये।
आप सोचोगे वैक्यूम में चलो करा देते हैं ऑसिलेट, अरे वैक्यूम में कराओगे तो ये विस्कस फोर्स तो नहीं आएगा, लेकिन जिस पॉइंट से सस्पेंड किए हो वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। जिस पॉइंट पे ये थ्रेड ऐसे ऐसे कर रहा है वहाँ पे रबिंग होगा, मोशन हो रहा है वहाँ पे रबिंग होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो बिना फ्रिक्शन का कोई ऑसिलेशन हो जाए ऐसा होता नहीं है। सो दिस इज ए आइडियल कंडीशन, फ्री ऑसिलेशन आइडियल बात होता है। फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्स होना चाहिए, नंबर 1 बात, और फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई नहीं लग रहा हो। एक्सटर्नल फोर्स जनरली हम लोग पीरियोडिक लगाते हैं, फिलहाल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ड्यू टू इंटरनल फोर्स। स्प्रिंग मास सिस्टम है तो इसका इंटरनल फोर्स है जो इसको रीस्टोरिंग दे रहा है, रीस्टोरिंग दे रहा है, रीस्टोरिंग दे रहा है। फ्री ऑसिलेशन हमेशा होता है अंडर द गाइडेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। जो इंटरनल इस सिस्टम के अंदर है रीस्टोरिंग फोर्स, उसके इफेक्ट में होता है। कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है इस सिस्टम में, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है सिस्टम में। सो समझ गए, फ्री किससे? फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करना चाह रहा है। ये कंट्रोल्ड है बाई इटसेल्फ, बाई इट्स इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। बोलो क्लियर है? जो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है, पेंडुलम है तो mg का साइन थीटा वाला, इसको जो पकड़ पकड़ के ऑसिलेट कराता है। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग मास सिस्टम तो स्प्रिंग का फोर्स। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। और जो टाइम पीरियड निकालते हो ये 2π√L/g, फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो 1/t यानी कि 1/2π√g/L। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मान लो अगर आ गया ये 10 हर्ट्ज, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आया तो इसका मतलब 10 हर्ट्ज पे ये ऑसिलेट करता रहेगा और इसका एनर्जी कभी लॉस नहीं होगा, एनर्जी कांस्टेंट। याद ही होगा SHM में एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, जबकि ऐसा कोई ऑसिलेशन रियलिटी में पॉसिबल है कि जिसका एनर्जी हमेशा उतना ही रहेगा, कभी डिसिपेट ही ना करे। पेंडुलम हैंग ऐसे ऑसिलेट करा दिया तो करता ही रहे सालों साल, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए हर ऑसिलेशन फ्री नहीं है, कोई ऑसिलेशन फ्री नहीं होता। हर ऑसिलेशन डैम्ड ऑसिलेशन होता है। डैम्ड आगे पढ़ेंगे हम लोग। डैम्ड मतलब जिसमें एनर्जी डिसिपेट होता है। तो फ्री ऑसिलेशन हुआ पहले, डैम्ड भी आएंगे। उसके बाद एक आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन जैसे फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन होता था। तो चलो भाई, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या? फोर्स मतलब जबरदस्ती, कंपेल किया गया है, कंपेल किया गया है, फोर्स कर दिया गया है भाई ऑसिलेशन को। क्या चीज़ फोर्स कर दिया? क्या फोर्स कर दिया? कोई ऑसिलेशन ही उसको क्या फोर्स कर सकते हैं भाई? समझो, ये ऑसिलेशन है, इसका अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है भैया 10 हर्ट्ज, मान लो 10 हर्ट्ज। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है 1/10 सेकेंड और इसलिए फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 10 साइकिल पूरा करता है। ठीक है भाई। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है वो जरा समझा जाए। ये इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब क्या करें हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट में कर सकते हो। ये पेंडुलम है जिसका जब ये ऑसिलेट करेगा 10 हर्ट्ज से करेगा। ये हम लोग एक टेबल फैन लाए, टेबल फैन यहाँ पे लाए और इससे इसका स्विच है ऑन ऑफ कर रहे हैं, रिमोट से ऑन ऑफ होता है मान लो, तो ऑन ऑफ कर रहे हैं। जब भी ऑन कर रहे हैं ये एयर थ्रो कर रहा है, ऑफ कर दिया एयर नॉर्मलाइज्ड हो गया, ऑन करेंगे फिर एयर थ्रो करेगा। ये ऑन ऑफ कर रहे हैं मतलब एयर थ्रो कर रहे हैं, हटा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, नॉर्मल हो रहा है, फिर थ्रो कर रहे हैं, नॉर्मल हो रहा है। इस तरह से जब जब थ्रो करोगे इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल, ये फोर्स क्या है इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए? एक्सटर्नल फोर्स है ये एक्सटर्नल, और इसको हम लोग पीरियोडिकली लगा रहे हैं, पीरियोडिक फोर्स। ये जो है पीरियोडिक मतलब रेगुलर इंटरवल पे ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो ये पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, पीरियोडिक रिपीटिंग फोर्स लग रहा है इस पे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हम लोग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इस पे लगा रहे हों जिसका फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज हो, मतलब 1 सेकंड में 6
1 सेकंड में 6 बार हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो इसका ये एक्सटर्नल फोर्स जो पीरियोडिक फोर्स है, इसका फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है जब ये ऑसिलेट करता था। तो ऐसा जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएं सर्टेन फ्रीक्वेंसी का जो कि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये ऑसिलेटिंग सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑसिलेट करना शुरू करेगा। शुरू तो करेगा 10 हर्ट्ज से, लेकिन धीरे 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 ये लगता रहेगा, धीरे धीरे ये 10 हर्ट्ज धीरे 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 9 हर्ट्ज बन जाएगा, फिर 9 हर्ट्ज धीरे धीरे 8 हर्ट्ज बन जाएगा, फिर 7 हर्ट्ज बन जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद 2-4 घंटे के बाद ये 6 हर्ट्ज बन जाएगा, क्योंकि 6 हर्ट्ज का पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, फिर इसके साथ ये मैच कर जाएगा। 6 हर्ट्ज का पीरियोडिक फोर्स इस पर लग रहा है। स्टार्ट होगा अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, बट आफ्टर सम टाइम इट विल अडॉप्ट, दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम विल अडॉप्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। पहले अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेगा, बट आफ्टर सम टाइम, ये भी पहले तो ये अलग फ्रीक्वेंसी चल रहा है, ये अलग फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, ये 10 हर्ट्ज का है और ये वाला 6 हर्ट्ज पे दे रहे हैं। धीरे 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 इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, धीरे धीरे मैच करने लगेगा, 7 पे आ जाएगा, फिर धीरे धीरे 6 हो जाएगा, फिर ये मैचिंग हो गया। ऐसे ऑसिलेशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। कौन से ऑसिलेशन? जिसमें फ्रीक्वेंसी इसका कंपेल कर दिया गया कि भैया तू अपना फ्रीक्वेंसी अपने पास रखो, छोड़ो, जो मैं दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी उसको पकड़ो। इट मीन्स इट इज फोर्स्ड टू एडजस्ट इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इसको अपना फ्रीक्वेंसी छोड़ना होगा और अपना फ्रीक्वेंसी छोड़ करके ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी पकड़ना होगा, धीरे धीरे एडजस्ट करना होगा। जब ये एडजस्ट कर ले इस फ्रीक्वेंसी को, तो दिस ऑसिलेशन इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन, इन विच फ्रीक्वेंसी इज फोर्स्ड टू चेंज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अगर ये अब 6 हर्ट्ज पे एडजस्ट हो गया, चलो भाई ठीक है, अब तुम इसको मान लो 12 कर देते हो, तो धीरे 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 ये भी, अभी तुमने 12 कर दिया, अब 4 बजे, तो हो सकता है ये 5 बजे 6 बजे जा करके फिर से ये भी 12 का हो जाएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा पहले का फ्रीक्वेंसी और न्यू फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। अब 6 हर्ट्ज है, तुम यहाँ 7 कर दो तो जल्दी ये एडजस्ट कर लेगा 7 पे। अब 6 से सीधा 60 कर दोगे तो हो सकता है 2 दिन लग जाए एडजस्ट होने में। लेकिन जब एडजस्ट होगा तब वो ऑसिलेशन बोला जाएगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। समझ में आया क्या फोर्स्ड हुआ? जो समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड हो रहा है कि भैया फ्रीक्वेंसी अपना छोड़ दो और जो अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स का है वही फ्रीक्वेंसी को पकड़ लो, उसी हिसाब से ऑसिलेट करो। तो इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्लियर है? Yes, sir. स्टार्ट होगा अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जब ये रेस्ट में था तो स्टार्ट होगा अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी एडजस्टिंग। मीन्स इफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड, then oscillation starts with its natural frequency, but after some time, अब वो some time कितना बड़ा होगा डिपेंड करता है कितना बड़ा डिफरेंस है। 10 है और तुम 11 पे करना चाहते हो एडजस्ट, जल्दी हो जाएगा। 10 है 20 पे एडजस्ट करना चाहोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। बट आफ्टर सम टाइम द फ्रीक्वेंसी of oscillation adjusts its value adjusts its value equal to frequency of applied periodic force। भाई राइटिंग समझ लेना, अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स। इन सच कंडीशन
द ऑसिलेशन इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है भाई, समझ गए? समझ गए भाई? लिख लोगे। If external periodic force is applied, then oscillation starts with this natural frequency, but after some time, the frequency of oscillation adjusts its value equal to frequency of applied periodic force. In such condition, the oscillation is forced oscillation. Clear है बात? Free oscillation समझा, forced oscillation समझे। अब एक समझना होता है resonance और damped oscillation। चलो भाई, damped oscillation की बात करें। damped oscillation नाम से ही क्लियर है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब एनर्जी डैम्पिंग, डेसिपेटिंग, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का जो एनर्जी है धीरे धीरे डिसिपेट करेगा एंड फाइनली ऑसिलेशन स्टॉप्स। तो ऐसा ऑसिलेशन जो डैम्प्ड है, डैम्पिंग फोर्स होगा, कहीं ना कहीं डेसिपेटिव फोर्स होगा। तो देखो भाई, जो अपना एक्सेलरेशन होता था एसएचएम का, वो होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा होता है भाई, एक्सेलरेशन हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट पे ये होता है। रिस्टोरिंग फोर्स ही तो एसएचएम कराता था। तो इसलिए हम लोग बोलें कि फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये मैं बोलूँ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान देना, रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है रीस्टोरिंग फोर्स जो कि क्या कराता है, क्या कराता है भाई? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये कराता है नेचुरल ऑसिलेशन। यही तो नेचुरल ऑसिलेशन कराता है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहता है, कोई डिसिपेट नहीं करता है। लेकिन ये आइडियल एसएचएम है, पता ही है तुम्हें, ये आइडियल एसएचएम है। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा वो जरा समझा जाए। तो देखो भैया, डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमारा फोर्स दो होगा। नेट फोर्स की बात करें अगर, तो एक फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, दूसरा फोर्स होगा उस सिस्टम पे डैम्पिंग फोर्स। दो फोर्स होगा। मतलब ये पेंडुलम अगर है तो ओनली रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, या अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो ओनली रीस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जब डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात होगी तो समझ लेना कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जो फ्लोर है वो फ्रिक्शन वाला है, तो क्या करेगा, धीरे 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 इस पे ये रुक जाएगा। एयर रेसिस्टेंस है पेंडुलम में, समझो डैम्प्ड ऑसिलेशन। हर ऑसिलेशन ही डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एक डैम्पिंग फोर्स होगा। तो जो नेट फोर्स होगा, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन नेट जो होगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स, और एक डैम्पिंग फोर्स होगा। डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं हम लोग BV को। डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो BV होता है, और ये अपोजिट टू वेलोसिटी होता है, इसलिए हम लोग डैम्पिंग फोर्स को ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल डैम्पिंग फोर्स की यहाँ पे मैं बात करूँ, यानी विस्कस फोर्स 6 पाई r एटा V, ये है बॉब जा रहा है एयर में, तो 6 पाई r एटा V मीन्स ये जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है इस पे डिसिपेटिव फोर्स, वो कांस्टेंट टाइम्स V है, इसलिए कांस्टेंट टाइम्स V लिखा हमने। स्पीड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन, कम होगा तो कम फ्रिक्शन। तो ये है डैम्पिंग फोर्स, ये वाला है डैम्पिंग फोर्स, ये है रिस्टोरिंग फोर्स। B को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्प कर रहा है उसका कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। इसलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब डबल डिफरेंशियल, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं dv/dt, और v क्या होता है, खुद ही dx/dt होता है। इसका मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट करो फिर डिफरेंशिएट करो, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ऐसे भी सिंबल लिखते हैं, तो वही मैं लिख रहा हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद टाइम। ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन में।
इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स माइनस बी इंटू वी, वी को बोलेंगे डी एक्स बाई डी टी। आप सोचेंगे ये क्या लिख रहे हैं सर, तो ज़रूरी नहीं तुम्हारे स्कूल में लिखा जाए, लेकिन कई बुक में ऐसा लिखा रहता है। डैम्पिंग के लिए ये है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन ये है, जिसमें कि तुम चाहो तो एम कैंसिल कर सकते हो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस खाली दिखा रहा हूँ ये कि रिस्टोरिंग फोर्स के साथ डैम्पिंग फोर्स भी है, और इसमें एक वेरिएबल x भी है, उसका एक बार का डिफरेंशिएशन भी है और 2 बार का डिफरेंशिएशन भी है। जब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स हुआ हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन भी उसका होता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और जब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ होता मैक्सिमम, तो 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता, लेकिन मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स का है, सो इट इज़ ऑफ 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करना होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है कि 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करें। 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन उसमें भी 1 डिग्री पढ़ना है। तो सॉल्व करने पे क्या होता है, इसका आता है x इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m और साइन ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। याद रखने का ज़रूरी नहीं है, बट ये इस तरह का आता है, ऐसे ही बता दिया। डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसा ऑसिलेशन जिसमें डैम्पिंग फोर्स भी रहेगा, और डैम्पिंग फोर्स होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बनेगा, जिसको कि हायर मैथमेटिक्स यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो ये आता है, और इसका जब ग्राफ दिखाएंगे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एसएचएम में क्या होता था, ऐसे चलता था, हमेशा प्लस ए पे जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, और हमेशा माइनस ए पे भी जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ऐसे ऐसे चलता था एसएचएम। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में प्लस ए, अभी फर्स्ट टाइम ऑसिलेट किया ए तक गया, माइनस ए तक गया, लेकिन इसके बाद जब एनर्जी डैम्प्ड हो गया तो अब ये ए तक नहीं जाएगा, अब 4 सेंटीमीटर तक नहीं जाएगा, अब 3 तक ही जाएगा, थोड़े टाइम के बाद ये 2 तक ही जाएगा, उसके बाद ये 1 तक ही जाएगा, फिर धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो ये नेचुरल ऑसिलेशन का हुआ। डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो होगा वो इस तरह से होगा, पहले तो ये 4 सेंटीमीटर, उसके बाद ये ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फाइनली जाकर ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाएंगे टाइम के साथ। इट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड इस तरह से डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड इस तरह से इसका डिक्रीज करता है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो खैर आपको उतना समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये x का ग्राफ कैसा आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, मैथ्स के लोग ज़्यादा समझते हैं। और ये इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। धीरे 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 टाइम के साथ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे देख रहे हो ख़त्म होता जा रहा है, और फाइनली क्या होगा, फाइनली इसका एम्पलीट्यूड 0 ऐसे रह जाएगा। तो ये है इसका ग्राफ, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ में आया कुछ? आपको ज़्यादा इसका ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से ऐसे आ गया, भैया ये एडवांस मैथमेटिक्स यूज करके आप कर पाएंगे, उसका आपको ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इतना दिखाया कि डैम्प्ड ऑसिलेशन मीन्स देयर विल बी अ डैम्पिंग फोर्स इन विच एनर्जी विल बी डिसिपेटेड एंड फाइनली इट विल स्टॉप। इक्वेशन कैसे इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? तो अगर आपको आएगा 3 मार्क्स का कि व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो आप ये दिखेंगे डेफिनेशन और साथ में ये दिखा देंगे तो 3 मार्क्स हो गए, नहीं दिखाएंगे तो 1 मार्क्स का हो गए। दिखाना क्या है, बस ये 2 माइनस बी भी एक ऐड कर देने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये याद रखा तो ठीक है। यही जो है एनर्जी डिसिपेट करता रहेगा। ऐसे ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, और दुनिया में जितने भी ऑसिलेशन हैं सब के सब डैम्प्ड ऑसिलेशन है, सब के सब क्या हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। आपका घर में जो वॉल क्लॉक होता है ना, ऐसा चलता रहता है, वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन है। उसमें सेल अगर हटा दो तो धीरे धीरे देखोगे कि 2 मिनट में ही ये रुक गया। सेल लगाने से क्या होता है, इसका एनर्जी जो लॉस होता है वो देता रहता है, तभी ये सालों साल चलता है। 1 साल के बाद फिर बैटरी डाउन होता है। तो इसको बोला डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, हर ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन। Yes, sir.
ठीक है, क्लियर है। तो एक और रह गया रेजोनेंस। थोड़ा सा अब रेजोनेंस, ये भी छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। रेजोनेंस, देखो भाई, रेजोनेंस क्या होता है कि जब हम लोग टेबल फैन से जो हम लोग इसको फोर्स लगा रहे थे, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसको, तो अगर इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो और हम लोग अगर 12 हर्ट्ज का ये लगाएंगे, 12 हर्ट्ज का, तो फोर्स ऑसिलेशन बनेगा। 9 हर्ट्ज का करेंगे, फोर्स ऑसिलेशन बनेगा, 9 हर्ट्ज अडॉप्ट कर लेगा। 13 हर्ट्ज का करेंगे, फिर भी फोर्स ऑसिलेशन बनेगा, 13 हर्ट्ज अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज रखें तो 10 से डिफरेंट रखेंगे, फोर्स ऑसिलेशन बनेगा। लेकिन 10 ही जब रख देंगे तो रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं रेजोनेंस बन गया। और रेजोनेंस बनने में दो ही चीज़ होता है, मतलब मामा जी गए भांजे को लेकर के पार्क में, चलो तुझे झूला झूलाते हैं। भांजे को झूला पे बिठा दिया, स्विंग पे बिठा दिया, मामा ने फोर्स लगाया, ऐसे हुआ, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगाया, जैसे ही एक साइकिल पूरा हुआ फिर फोर्स लगाया, फिर जैसे ही आया फिर फोर्स लगाया, जब आए एक्सट्रीम पे फोर्स लगा दे। अब मामा भांजा जो है चिल्ला रहा है कि भाई डर लग रहा है, फिर भी फोर्स लगा दे, फिर भी फोर्स लगा दे, फिर भी फोर्स लगा दे। ये तो भैया कंस मामा बन गया, फोर्स लगा दिया। तो ऐसे इस बच्चे का क्या होगा, फाइनली फोर्स लगाना बंद ही नहीं कर रहा ये। तो आया यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, आया 2 जूल देंगे, आया 2 जूल का देंगे, तो धीरे धीरे पहले तो एम्पलीट्यूड 2 जूल जो लिया उससे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, क्योंकि ये होता है एनर्जी, याद होगा टोटल एनर्जी ऑसिलेटिंग सिस्टम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद है ना टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जैसे जैसे एनर्जी देते जाओगे ये एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, क्योंकि एम तो चेंज हो नहीं सकता, भांजे का मास जो है वही रहेगा, ओमेगा चेंज हो नहीं सकता, एम्पलीट्यूड ही चेंज होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी देते जाओगे हर बार ये 2 जूल देता जा रहा है मामा, और सिंक्रोनाइज्ड वे में दे रहा है, मतलब जैसे ही साइकिल पूरा हो फोर्स लगा दे, जैसे ही साइकिल पूरा फोर्स लगा दे, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। बताओ बाद में क्या होगा, ऐसे रेजोनेंस कंडीशन बनने में बाद में क्या होगा? तो बाद में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो सिस्टम जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए, इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बन गया कि वो बियर नहीं कर पाए, एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, फोर्स तुम देते जा रहे हो, एनर्जी इसका बढ़ाते जा रहे हो, तो ये चाहे तो ये सिस्टम कोलैप्स कर देगा, या तो एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते सैचुरेट हो जाए। ये दो चीज़ ही हो सकता है, चाहे सैचुरेट हो जाए या सिस्टम कोलैप्स हो जाए। तो डेंजरस होता है रेजोनेंस इन जनरल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जा रहा है, हर बार तुम इसको एनर्जी देते जा रहे हो। तो देखो इसमें एक चीज़ समझने की बात है, ये कब होगा, ये कब होगा। अब मामा जो है या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो लगाया जा रहा है वो तो हर बार इसको 2-2 जूल देते जा रहा है। तो होता क्या है कि जब ये स्टार्ट करता है छोटा एम्पलीट्यूड, तुमने 2 जूल दे दिया, एनर्जी और बढ़ गया, और बड़ा एम्पलीट्यूड, फिर आया एक्सट्रीम में, फिर तुमने एनर्जी दे दिया, और बड़ा एम्पलीट्यूड। तो बड़ा एम्पलीट्यूड होने से डिसिपेटिव फोर्स तो रहता ही है हर सिस्टम में, तो ज़्यादा विस्कस फोर्स, ज़्यादा एयर रेसिस्टेंस, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए करेगा तो ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट कराएगा। पहले इतना ही दूर चल रहा था तो कम एयर रेसिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क होता था, मान लो कि 0.5 जूल लॉस होता था एयर रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, लेकिन 0.5 जूल लॉस हुआ, तुमने दे दिया 2 जूल, तो फिर ये आया 0.7 जूल लॉस हो रहा है लेकिन दे दिया 2 जूल, तो 2 जूल देगा तो फिर भाई हमारा नेट एनर्जी बढ़ता जाएगा। फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा, अब हमारा 0.8 जूल लॉस हो रहा है एक साइकिल में डेसिपेटिव फोर्स के अगेंस्ट, लेकिन तुम दे दिए 2 जूल, और बढ़ गया। अब हमारा 1.2 जूल लॉस हो रहा है पर साइकिल, ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, ज़्यादा लॉस हुआ 1.2 जूल, लेकिन तुम दे रहे हो 2 जूल, अभी भी नेट लॉस हो रहा है, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब हमारा 1.6 जूल लॉस हो रहा है, दे रहे हो 2 जूल, फिर भी 0.4 ज़्यादा दे रहे हो, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब 1.9 जूल लॉस हो रहा है, दे रहे हो 2 जूल, फिर भी गेन हो रहा है, तो और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब इसका लॉस हो रहा है 2 जूल, दे रहे हो 2 जूल, लॉस हो रहा है 2 जूल, दे रहे हो 2 जूल, तो क्या होगा, अब ये सैचुरेट हो गया, अब इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस साइकिल ये 2 जूल का लॉस कर रहा है, इस साइकिल तुम्हें 2 जूल दे रहे हो, तो इससे क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेशन हो जाए एम्पलीट्यूड का,
या तो इसको सैचुरेट नहीं हो रहा, अभी 2 जूल लॉस हो रहा है, तुम दे रहे हो 3 जूल, तो और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, इतना ये सस्टेन नहीं कर पाया और सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो चाहे कोलैप्स या सैचुरेट। समझ में आया? रेजोनेंस इज द कंडीशन इन विच द oscillating system's frequency and applied periodic force frequency matches, and in such condition amplitude increases। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होते होते यही 2 कंडीशन बनेगा, चाहे तो ये हो जाए चाहे तो ये हो जाए। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो भाई, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें। अर्थक्वेक आता है तो कुछ बिल्डिंग गिरते हैं, कुछ बिल्डिंग सेफ रहते हैं। जो मैं रिवीजन वीडियो भेजूंगा उसमें थोड़ा वीडियो भी एनिमेशन से भी दिखाया गया, इसलिए वो ज़रूर देख लेना। ये मान लो एक बड़ा बिल्डिंग, छोटा बिल्डिंग और बड़ा बिल्डिंग, ऐसे है। तो होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी इसका जब वाइब्रेट करेगा, मान लो जब अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेट करता है, सारे वाइब्रेट करेंगे, तो इसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ 10 हर्ट्ज, इसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है 9 हर्ट्ज, इसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है 8 हर्ट्ज, इसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है मान लो 6 हर्ट्ज। जितना लॉन्ग होता है ना उतना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल बात है। अगर तुम्हें इसको हिलाना हो जल्दी जल्दी तो 1 सेकंड में 10 बार कर सकते हो, या 1 सेकंड में 10 टाइम्स मान लो कर सकते हो। छोटा है, ऐसे से हिला रहे हैं, 1 सेकंड में 10 टाइम्स। कोई बोलेगा कि नहीं भैया इसको हिलाना है, क्या 1 सेकंड में 10 टाइम्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, 8 टाइम्स कर पाओगे। कोई बोलेगा कि नहीं भैया अब इसको हिलाना है, पूरे को हिलाना है, 1 सेकंड में 10 बार कर पाएंगे क्या? तो जितना लॉन्ग होगा उतना ही जल्दी जल्दी आप नहीं कर पाएंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कम, 1 सेकंड में कम साइकिल पूरा कर पाओगे। ये वाला 1 सेकंड में उससे ज़्यादा कर पाओगे, और ये वाला 1 सेकंड में उससे भी ज़्यादा कर पाओगे। सो जितना टॉल बिल्डिंग उतना कम फ्रीक्वेंसी, जितना शॉर्ट बिल्डिंग उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अब अर्थक्वेक आया, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, मान लो ये 7 हर्ट्ज का आया या 7.5 हर्ट्ज का आया, तो इससे मैचिंग नहीं करेगा, इससे ज़्यादा मैचिंग करेगा 7.5 हर्ट्ज। अब मान लो 8 हर्ट्ज या 7.9 हर्ट्ज का आया, तो जो सिस्मिक वेव आते हैं अर्थक्वेक में, सिस्मिक वेव, इसका वाइब्रेशन और इसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, तो ये रेजोनेंस में आएगा और इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, इसका बहुत कम होगा, इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, कि इसका ज़्यादा होगा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, और ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इतना बड़ा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन, और ये कोलैप्स कर जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि टॉलर बिल्डिंग भी सेफ रह गया, शॉर्टर बिल्डिंग भी सेफ रह गया, मीडियम लेवल वाले कोलैप्स कर गए। क्यों भाई? क्योंकि इसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, सिस्मिक वेव जो अर्थक्वेक में चलते हैं उस वेव के फ्रीक्वेंसी से इसका मैच हो गया, तो रेजोनेंस कंडीशन बन गया, इसलिए ये कोलैप्स हुआ। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कभी कभी सस्पेंशन ब्रिज होता है, ब्रिज, इससे मिलिट्री वाले मार्च पास करके जाते हैं, लेफ़्ट राइट करते हुए जाते हैं, एक साथ पैर पटकते हैं, एक साथ उठाते हैं, एक साथ पैर पटक, जैसे अभी 26 जनवरी को होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब सारे मिलिट्री वाले बिल्कुल एक साथ कदम रखेंगे, एक साथ मारेंगे, एक साथ हटाएंगे, एक साथ मारेंगे, तो ये जो पीरियोडिक फोर्स इस पे लगाएंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर इस ब्रिज का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इसका वाइब्रेशन का उससे मैच हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा बन के कोलैप्स कर सकता है। इसलिए जो भी मार्च पास करके मिलिट्री वाले जाते हैं सस्पेंशन ब्रिज से, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आउट ऑफ स्टेप चलें, दैट इज़ स्टेप मैचिंग ना करें। जैसे मेले में घूमते हैं लोग वैसे घूमते हुए चले जाएं, बाद में इधर मार्च पास कर लें, पहले इधर मार्च पास कर लें, लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज पे ना करें, क्योंकि अगर इनके पीरियोडिक फोर्स एक्सटर्नल का फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाए सस्पेंशन ब्रिज से तो कोलैप्स हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रेजोनेंस के। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. तो अब आपको मैं एक रिवीजन वीडियो भेजूंगा जो पूरा ऑसिलेशन को एक बार में
रिवाइज कर दे, वो आप देख लेंगे और साथ में होमवर्क का PDF भेजूंगा, वो आप कर लें। जैसे ही ये हो जाएगा, 4 दिन अभी और टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे वेव मोशन। 4 दिन का टाइम आपको है, उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा। तब तक आप ये रिवाइज करके और होमवर्क कंप्लीट करें।